ये जो इस बार का 2024 का चुनाव है वो बिल्कुल एक मुद्दा विहीन चुनाव है। इसमें कोई मुद्दे नहीं है और वोटर बहुत साइलेंट है। मतलब वोटर और इलेक्शन में भी साइलेंट होता था, लेकिन इतना नहीं है साइलेंट है। तो माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो पहला तो यह कि नीरसता है। ये नीरसता इस लोकतंत्र को किस दिशा की ओर ले जा रही है, ये आपको जब मतगणना होगी 4 जून को तब पता चलेगा कि हाँ, ये मतदान कितना प्रतिशत बढ़ा या नहीं बढ़ा, कम हुआ या अभी तक के जो संकेत है बहुत कम मतदान की स्थिति दिख रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। पवित्र गंगा बहती है, उस गंगा में कांग्रेस और भाजपा के जो पाप हैं इस चुनाव में कितने बहेंगे वो आने वाला समय बताएगा कि वो पाप बहे या नहीं बहे। टोटल में अगर बात करें तो चूंकि चुनाव है, एक तरफा चुनाव नहीं है। भाजपा अगर इस मुगालते में अगर रहने की कोशिश कर रही है कि वो एक तरफा चुनाव वो प्रचंड जीतने की ओर है, तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी। अभी तक का माहौल ऐसा नहीं दिख रहा है। वो भी पवार के और एक इशू उठा रहे हैं जो रोजगार, पलायन और अंकिता भंडारी जैसी जो इशू उठ रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये भाजपा का एक डेस्परेशन है कि वो कुछ ध्रुवीकरण का मुद्दा उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ्लोट किया जाए मैदान में। इस बार यूथ कुछ ज़्यादा ही साइलेंट दिख रहा है इस वाले चुनाव में। अब ये देखना है कि वो कुछ खास सीटों पर असर डालता है या सारी सीटों पर असर डालता है। केंद्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो उत्तराखंड की राजनीति में प्रभावी नहीं होंगे। केवल एक मुद्दा इस समय जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में, अगर आप अंचलों में देखेंगे तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। वो भी यहाँ प्रभावी नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी लगभग ओबीसी की जो मात्रा बहुत ही कम है, मतलब एक तरह से निग्लिजिबल समझ लीजिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में कोई ध्रुवीकरण का मुद्दा मिल नहीं रहा, जिससे कि एक तरह से भाजपा को प्राय फायदा होते हुए देखा गया है। और जो मुद्दे हैं यही है, बेरोजगारी है, पलायन है और भू कानून का मुद्दा है। तो इस पे जो यूथ है इस बार, मुझे तो लगता है कि कुछ सीटों पे इसका असर बहुत कायदे से दिखेगा। 2 सीट पे तो बिल्कुल दिखेगा। क्या लगता है सर आपको, जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों की बात कही और बीजेपी के ने भी जो है लगातार नौकरियों की बात कहती रहती है कि भाई नौकरियां तो मिलेंगी, साथ में स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो यूथ पर जो है केंद्रित होने की बात जब तक आती है, तो हमारे यहाँ अगर हम नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें या पिथौरागढ़ अल्मोड़ा सीट की बात करें या टिहरी की हम लोग बातचीत करें या पौड़ी की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, कमोवेश जो है यूथ जो है सब जगह जो है जब वोट करने जाएगा तो उसकी समझ किस तरीके से होनी चाहिए? क्या वो जो है नेशनल मुद्दों की तरफ या फिर जो नौकरियों की तरफ या स्वरोजगार की तरफ उसको जुड़ना चाहिए? असल में सरकार क्या है? सरकार एक पिता है। सरकार को सूर्य का, अगर हम इसको शास्त्र की, अगर ज्योतिष की अगर भाषा में कहें, सरकार सूर्य है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सरकार क्या काम कर रही है? सरकार बच्चों से कह रही है कि तुम मतलब रोजगार जाओ, पढ़ो, तुम हमें पैसा दो। शिक्षा को महंगा बना दिया गया है। कोई भी मतलब अच्छी शिक्षा महंगी शिक्षा हो गई है। पूरा इस सिस्टम है, वो सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हुआ है। पहले तो था ही नहीं, अब कोलैप्स हो गया है। एक कूटनीति शास्त्र के विख्यात व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हमारे उत्तराखंड के ही हैं इत्तेफाक से, जेएनयू में रहे हैं। उनसे एक बार मैंने पूछा कि मतलब आईएएस का इतना, आईएएस मतलब क्या होता है आईएएस? उन्होंने कहा बेटा आईएएस जिस पेड़ में बैठता है वो पेड़ सूख जाता है, उसको तैयार कर ही नहीं रहे हो कि आपको वोट किसको देना चाहिए। न पिता कर रहा है, न माता कर रही है, न स्कूल का अध्यापक कर रहा है। तो अपनी दिशाहीन वोटिंग की स्थिति में है। अगर ऐसी दिशाहीन वोटिंग करेगा तो कहाँ वोट जाएगा? ग्रुप सी का अगर पेपर लीक होता है तो एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ उसको उस एग्जाम को देता है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो यूथ जाग गया और उसने उसकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने अगर काम किया वोट देने के दौरान, तो कुछ भी पलट सकते हैं। देश भर में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज हम इस डिबेट में जानेंगे कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं और उस पर उत्तराखंड की जनता इस बार क्या सोचती है और पिछले बार उन्होंने कैसे वोट किया, इस बार कैसे वोट किया। और इसको सबसे अच्छा समझ सकते हैं एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, क्योंकि हमेशा उनका कवर करना रहता है। हमारे साथ गणेश पाठक सर हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुभांकर शुक्ला सर हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिसर्चर, पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, और डॉक्टर विपिन चंद्रा सर हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपसे सवाल लूँगा और कि समीकरणों की बात करें हम, जैसे 5 सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में, और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं और पिछला चुनाव और इस चुनाव को आप लगातार कवर करते हुए भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये 21वीं सदी का जो चुनाव है, ये जो इस बार का 2024 का चुनाव है, वो बिल्कुल एक मुद्दा विहीन चुनाव है। इसमें कोई मुद्दे नहीं है और वोटर बहुत साइलेंट है। मतलब वोटर
और इलेक्शन में भी साइलेंट होता था, लेकिन इतना नहीं है साइलेंट है। और जो राजनीतिक दल हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत हताशा की ओर है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी हो, कोई भी मतलब जो लोकल पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत करी। मैं आज एक ऑटो से निकला, अपने एक मित्र के घर जाना था। मैंने ऑटो वाले से पूछा तो उन्होंने कहा साहब चुनाव का जैसा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो पहला तो यह कि नीरसता है। ये नीरसता इस लोकतंत्र को किस दिशा की ओर ले जा रही है, ये आपको जब मतगणना होगी 4 जून को तब पता चलेगा कि हाँ ये मतदान कितना प्रतिशत बढ़ा या नहीं बढ़ा, कम हुआ या अभी तक के जो संकेत है वो बहुत कम मतदान की स्थिति दिख रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। अब हम अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ पर समीकरण में ज़्यादा उलटफेर नहीं है, केवल चेहरे बदले गए हैं कांग्रेस की तरफ से। भाजपा का वही चेहरा है जो 2019 में थे। हाँ, अगर हम 2014 की अगर बात करें तो तब कोश्यारी जी चुनाव मैदान में थे और 2019 में आपके अजय भट्ट जी चुनाव मैदान में थे और उनके साथ प्रतिद्वंदी में बाबा जी थे। और आज का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में आप देख हरीश रावत जी थे, सॉरी मैं करेक्शन कर लूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। तो आज का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में थोड़ा सा अंतर हुआ है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में प्रभावी भूमिका में प्रकाश जोशी जी हैं, उनको वो यहाँ पर लाई है। उन्होंने आपको उनके बारे में उनका बायोडाटा बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और दोनों विधानसभा चुनाव में वो कालाडूंगी से पराजित हुई हैं। उसके बाद भी वो चुनाव मैदान में, तो उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। वो एक ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं कि जो उनके लिए सारी चीज़ें अनुकूल नहीं हैं। अगर वो उनको अगर अनुकूल बना लेंगे तो एक बड़ी चीज़ आपके सामने में दिखेगी। अगर हम अल्मोड़ा में कहें तो अल्मोड़ा में बिल्कुल 2014-2019 का रिपीटेशन है। जो रिपीटेशन है वहाँ पे वही कैंडिडेट, वही चेहरा, वही मोहरा। तो मतलब वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 2 टमटाओं के बीच में लड़ाई है। मतलब एक नया स्लोगन है वहाँ पे कि 2 टमटाओं के बीच में लड़ाई, आरक्षित सीट है और 2 टमटाओं के बीच में लड़ाई है। अजय टमटा एंड प्रदीप टमटा। प्रदीप टमटा हमारे अच्छे मित्र हैं, अजय टमटा भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन वहाँ भी नीरसता ज़्यादा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सीन दिख रहा है, मैं पिथौरागढ़ का वोटर हूं और मुझे लग रहा है कि वहां पे इस बार पोलिंग परसेंटेज बहुत कम होने जा रहा है। अब हम इधर चले जाते हैं आपके हरिद्वार की ओर। हरिद्वार में थोड़ा सा परिवर्तन है। वहां पे एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, हर की पैड़ी वहां पे है, पवित्र गंगा बहती है। उस गंगा में कांग्रेस और भाजपा के जो पाप हैं, इस चुनाव में कितने बहेंगे वो आने वाला समय बताएगा कि वो पाप बहे या नहीं बहे। लेकिन वहाँ भी मुकाबला जो है थोड़ा सा दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ बसपा से भी कैंडिडेट है और वो एक ज़्यादा मतलब टिंगल फाइट का वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो टिंगल फाइट की ओर वो करते हैं। वहाँ पर अकेले जिले में 11 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हरिद्वार में। उत्तराखंड का हरिद्वार इकलौता मतलब जिला ऐसा है कि हरिद्वार में ट्रायंगुलर ट्रिंगल फाइट है, मतलब त्रिकोणी मतलब फाइट वहां पे होनी जाएगी, ट्रिंगल फाइट होती है। तो इस बार भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रिंगल फाइट होगी, तो वहां पे एक दिलचस्प आ सकता है। अगर हम पौड़ी की ओर अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, जो मीडिया के नेशनल स्तर पर सलाहकार हैं और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, और वो जो है वहाँ पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो कोटद्वार से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही हुई है, विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे, वो पराजित हो गए थे, हालांकि हाईकोर्ट से जीत गए थे। एक चुनाव उनके साथ ये भी हुआ है और वो जीत गए थे, लेकिन तब तक इलेक्शन आ गया था। ये बिल्कुल एक वो रहा है। वहाँ पर उनके साथ जो है गणेश गोदयाल जी से मुकाबला है। जो सबसे दिलचस्प मुकाबला जहाँ पर हो रहा है वो हमारे उसमें दिख रहा है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अगर हम टिहरी में अगर बात करें तो टिहरी पिथौरागढ़ की मतलब कार्बन कॉपी है। वहाँ पे भी बहुत निरस्ता है। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बिल्कुल कार्बन कॉपी हो रहा है अभी। ट्रिंगल लड़ाई बॉबी थोड़ा सा मतलब उसको बॉबी पवार जो है थोड़ा सा ट्रिंगल वो दिखा रहे हैं वो करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा मुझे नहीं दिखता है कि मतलब बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि 2007 में यहाँ पर मोहन पाठक चुनाव लड़े थे, तब लग रहा था कि मोहन पाठक बहुत ज़्यादा वोट ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ कस्बों में यूथ उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी के इशू उठाए हैं, प्लाइन का इशू उठाया है और अंकिता भंडारी वाला भी इशू उठाया है। तो कुछ इशू पर उन्होंने काम किया, तो जो यूथ की जमात है वो उनके साथ है। उससे भाजपा को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो फाइट है वो लेकिन बीजेपी ये मानती है कि बीजेपी से अगर कोई नाराज है, क्योंकि महारानी जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे और वो जीती थी, तो उनका कहना है कि अगर वो उनसे नाराज है तो वोट जो है वो कन्वर्ट होकर कांग्रेस में जाता, वो बॉबी पवार को चला जाएगा। वो खुश हैं
मतलब ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि जो प्रकाश जोशी अभी यहाँ पर चुनाव लड़े हुए हैं, 2012 के इलेक्शन में ये केवल 2000 मतों से आ रहे थे। अगर महेश शर्मा तब अगर चुनाव मैदान में नहीं होते तो ये जीत जाते थे। महेश शर्मा ने उनका भी वोट भी काटा, इनका भी वोट काटा। अगर मतलब जो ऐसे समीकरण होते हैं, अगर हम टोटल में अगर बात करें तो चूंकि चुनाव है, एक तरफा चुनाव नहीं है। भाजपा अगर इस मुगालते में अगर रहने की कोशिश कर रही है कि वो एक तरफा चुनाव, वो प्रचंड जीतने की ओर है, तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी। अभी तक का माहौल ऐसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल चुनाव की जगह पे है, चुनाव हो रहा है। हाँ, मतदान परसेंटेज अगर कम होगा तो वो थोड़ा सा सबको दिक्कत करेगा। तो एक ये है। अगर हम मुद्दों की अगर बात करें, इसमें थोड़ा सा अगर हम मुद्दों की जो बात करें तो मुद्दे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मुद्दा विहीन इलेक्शन है। आप कोई मुसलमान की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा, तो बस हो गया। ये यहाँ बॉबी पवार के और एक इशू उठा रहे हैं जो रोजगार पलायन और अंकिता भंडारी जैसी जो इशू उठ रहे हैं। रोजगार पलायन को लेकर जो है जो मुद्दा, असल मुद्दा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे शुभांकर जी से कि किस तरीके की आखिरकार लड़ाई, वोटरों की लड़ाई जो है वो है, यूथ जो है कितना जो है इम्पैक्ट डालने की उम्मीद है। कि चूंकि आपने देखा कि 2014 से उन्होंने मोदी को देखा और अब जो है क्या राहुल की तरफ उनकी निगाहें टकटकी लगा के बैठी हैं या नहीं बैठी हैं? क्या हमारी उत्तराखंड की सीटों पर कुछ असर है? देखिए, पिछले अभी कुछ हाल के दिनों में अगर यूथ का जो गुस्सा है सड़कों पे देखे विभिन्न मुद्दों पे, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे अभी देखिए पेपर लीक का इतना बड़ा मामला था उत्तराखंड में, तो वो यूथ मोबिलाइज हुआ था। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बात सर ने बोली कि जैसे इस बार जो है बड़ी निरस्ता दिख रही चुनाव में। तो हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट जिस मामले में जानी जाती है, उसका थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हमेशा हमारे यहाँ जो घमाघमी दिखती है वो ध्रुवीकरण के मुद्दों पे दिखती है। ध्रुवीकरण कैसे होगा? ये किसी कोई धार्मिक मुद्दा होगा, धर्म हो गया, या बाइनरी हिंदू मुस्लिम वाला बना दिया गया, या आरक्षण का मुद्दा हो गया। और इस तरीके से मतलब जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इस अब जो बड़े ध्रुवीकरण वाले मुद्दे थे, कश्मीर 370 का था, वो खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से अब ये भाजपा का एक डेस्परेशन है कि वो कुछ ध्रुवीकरण का मुद्दा उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ्लोट किया जाए मैदान में। और कांग्रेस की तो अपनी खैर रणनीति, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा और वगैरह, वो तो चली रही है। जहाँ तक रही यूथ की बात है, यूथ इस वही साइलेंटली, इसलिए इस बार यूथ कुछ ज़्यादा ही साइलेंट दिख रहा है इस वाले चुनाव में। अब ये देखना है कि वो कुछ खास सीटों पर असर डालता है या सारी सीटों पर असर डालता है। क्योंकि पेपर लीक का मामला जो जुड़ता है वो बेरोजगारी से जुड़ता है। तब से कितनी परीक्षाएं हो गई, परीक्षाओं के हाल आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में। परीक्षाएं हो रही तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो यूथ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इस समय यूथ यहाँ उत्तराखंड का है। केंद्रीय स्तर के मुद्दे, इसीलिए मैं इस बार जो मेरी समझ कहती है, केंद्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो उत्तराखंड की राजनीति में प्रभावी नहीं होंगे। केवल एक मुद्दा इस समय जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में, अगर आप अंचलों में देखेंगे तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। वो भी यहाँ प्रभावी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी लगभग बहुत, ओबीसी की जो मात्रा बहुत ही कम है, मतलब एक तरह से निग्लिजिबल समझ लीजिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में कोई ध्रुवण का मुद्दा मिल नहीं रहा है, जिससे कि एक तरह से भाजपा को प्रायः फायदा होते हुए देखा गया है। और जो मुद्दे हैं यही है, बेरोजगारी है, पलायन है और भू कानून का मुद्दा है। तो इस पे जो यूथ है इस बार, मुझे तो लगता है कि कुछ सीटों पे इसका असर बहुत कायदे से दिखेगा। 2 सीट पे तो बिल्कुल दिखेगा। क्या लगता है सर आपको जो है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों की बात कही है और बीजेपी के ने भी जो है लगातार नौकरियों की बात कहती रहती है कि भाई नौकरियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो यूथ पर जो है केंद्रित होने की बात जब तक आती है, तो हमारे यहाँ अगर हम नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें या पिथौरागढ़ अल्मोड़ा सीट की बात करें या टिहरी की हम लोग बातचीत करें या पौड़ी की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, कमोवेश जो है यूथ जो है सब जगह जो है जब वोट करने जाएगा तो उसकी समझ किस तरीके से होनी चाहिए? क्या वो जो है नेशनल मुद्दों की तरफ या फिर जो नौकरियों की तरफ या स्वरोजगार की तरफ उसको जुड़ना चाहिए? देखिए विपिन जी, आपने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जो लोकतंत्र में जो आज गहमा गहमी हो रही है, जो 2024 का इलेक्शन है, ये भी यूथ को ही लेके है। हम बहुत सी को ही लेके चलते हैं, वर्तमान में रहते हैं और बहुत सी की ओर चलते हैं। यूथ हमारा बहुत सी है। वैसे उसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई चंद्रलोक की यात्रा करेगा, कई चीज़ें होंगी। वो यूथ है, हमारी आशाओं का किरण, आशाओं की तस्वीर है वो, तो आशाएं हमारी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इस पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, रोजगार एक इशू हो सकता है, लेकिन अब आप देखें कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति आज आ गई है। अब आप देखें कि इस बार जो है नीट का जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है।
सीबीएसई ने अपने इंटरमीडिएट 11th और 12th की स्थिति बदल दी गई है, और इधर जो है नीट पीजी की स्थिति बदल दी गई है। उसकी अपेयरिंग होने की क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन तो हुई है, लेकिन उसकी शर्तें हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है। मतलब हम एक प्रायोगिक दौर पर जा रहे हैं, हम कहीं पर एक स्थिति हो ही नहीं पा रहे हैं, जो यूथ को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाएगी। शुभांकर समझते होंगे कि रिसर्च करने में, जो आपने भी रिसर्च की, मैंने भी रिसर्च की है, लेकिन आज के रिसर्च करने में जो स्थितियां आ रही हैं, जो उनको दिक्कत आ रही है, जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, उस व्यवहारिक दिक्कत को किसने पैदा किया? असल में सरकार क्या है? सरकार एक पिता है। सरकार को सूर्य का, अगर हम इसको शास्त्र की, अगर ज्योतिष की अगर भाषा में कहें, सरकार सूर्य है। और जो उसके संसाधन हैं, जो हमें संसाधन दे रही है, जो चीज़ें वो बना रही है, वो बुध की तरफ इफेक्ट करता है। बुध राजकुमार है, उसको राजकुमार कहा जाता है, बुध के लिए किया जाता है। तो अब आप देखिए कि सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को परेशान न करे, बच्चों को सुविधा दे। वो फैसिलिटेटर होती है। आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूँ। शुभांकर की अभी शादी शायद हुई है, नहीं हुई है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारा दायित्व हो गई है। हमारा दायित्व क्या है कि हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चे के लिए फैसिलिटेटर बने। माँ बाप फैसिलिटेटर बनते हैं, अपना नहीं खाते हैं लेकिन बच्चों को खिलाते हैं, अपना नहीं पहनते हैं बच्चों को पहनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सरकार क्या काम कर रही है? सरकार बच्चों से कह रही है कि तुम मतलब रोजगार जाओ, पढ़ो, तुम हमें पैसा दो। शिक्षा को महंगा बना दिया गया है। कोई भी मतलब अच्छी शिक्षा महंगी शिक्षा हो गई है। इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, आईआईएम की हो, कोई भी हो, पहला काम ऐसा उन कुछ पर है चोट शुभंकर लगी जी, है। क्योंकि आप जो है रिसर्चर भी हैं और लगातार आपने जो है इसको फॉलो भी किया होगा। जी देखिए क्या है ना कि मैं एक किस्सा बताऊंगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग। ये मुझे बड़ा मुझे विचित्र लगा था। जैसे मैं CSDS वहाँ पर दिल्ली में है, संस्थान है, तो जितने भी रिसर्चर हैं उनके बहुत सारे जो लेख होते हैं, पत्रिकाएं होते हैं, हम सब पढ़ते हैं वहाँ से। बहुत सारा हमारा जो डेटा है और रिसर्च मटेरियल वहाँ से हम लेते हैं। तो CSDS में एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, मैं गया था कुछ अपना काम करने रिसर्च रिलेटेड। तो मैं उनसे मिला, तो रिसर्च पे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है उत्तराखंड में, क्या पढ़ाई लिखाई है, कैसे आप लोग कैसे कर रहे हो। तो जैसे बेसिकली रिसर्चर जो होता है, जो हम एक परीक्षा देते हैं राष्ट्रीय स्तर की, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट का क्राइटेरिया है कि जैसे कि कुछ नंबर, अगर आप टॉप 100 या 200 लोगों में है तो आपको जो है कुछ फेलोशिप दी जाती है। उससे 2 ही 3 नंबर कम में अगर आप है तो नेट पात्रता है आपकी प्रोफेसर बनने की और रिसर्च करने की, बट आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ में तो कुछ कुछ प्रावधान, ऐसे आप BHU में देखेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो 8,000 10,000 ऐसे कुछ देते हैं, 8,000 है शायद। और गढ़वाल में भी आप जाएंगे तो 8,000 है। हालांकि उनको भी 4 महीने में, 8-10 महीने में ऐसे ही मिलता है, रेगुलर फेलोशिप मिल जाती है। मिल जाती है। वो प्रोफेसर मेरी इस बात को सुन के इतना चौंक गए, दिल्ली के थे, जब मैंने उनको बताया कि राज्य स्तरीय जो विश्वविद्यालय है उसमें फेलोशिप की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि एक रिसर्च स्कॉलर बिना जो है किसी ग्रांट के, बिना किसी फेलोशिप के क्या रिसर्च करे। तो एक रिसर्चर के तौर पे, एक रिसर्च कम्युनिटी के एक मेंबर होने के तौर पे, ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसको मैं एक नॉर्म समझ रहा हूँ, जो मेरे लिए सामान्य बात है, मेरे जैसे 50 रिसर्चर्स के लिए सामान्य बात है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये गड़बड़ है कुछ? तुमने एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास की है और तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो तुम लोग ऐसा। मैंने कहा तो सर मैं अकेला थोड़ी हूँ, पूरे देश की बात बता रहा हूँ, आप उत्तराखंड की बात क्यों कर रहे हो? तो ये थोड़ा सा बड़ा भयावह स्थिति है। तो यही है, मतलब इसमें आवाज उठनी चाहिए, आपका ये कहना है कि फेलोशिप को लेकर जो थोड़ा है- मैं इसमें ऐड कर दूं। देखिए, जब हम रिसर्च कर रहे थे, मैं इतिहास से, हिस्ट्री से रिसर्च कर रहा था, तो ICHR की हमें स्कॉलरशिप मिलती थी। और आज भी यहाँ GRF कुछ छात्रों को मिलती है। GRF तो मिलता है, राज्य विश्वविद्यालयों को GRF मिलता है, लेकिन अदर को नहीं मिलता है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है कि, और उसका सिस्टम देखिए आप ये लगिए कि मतलब जो रिसर्च कर रहा है, 90% जो रिसर्च डॉक्टरेट हैं वो अपने टॉपिक से संतुष्ट नहीं है। जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो अपने टॉपिक से संतुष्ट नहीं है। किस टॉपिक से उनको करना चाहिए था, क्या हुआ था, गाइड की जो परिस्थितियां हैं, मतलब जो पूरा इस सिस्टम है, वो सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हुआ है। पहले तो था ही नहीं, अब कोलैप्स हो गया है। तो देखिए कि पहले नहीं था तो दिक्कतें कम थी। अच्छा सर, ये जो है आपने जैसे यहाँ की तो जनरल बातचीत हो गई, हम लोगों ने जो है जो अपने लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, इन लोकसभा क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशंस की कोई कमी लगती है आपको, या रोजगार की जो आपने बातचीत करी, इंस्टीट्यूशंस की भी कमी है पहाड़ पर?
बिल्कुल आपने जो है लगातार इसको कवर भी बिल्कुल किया मतलब होगा। आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूशन की सबसे ज़्यादा कमी है। अब आप ये बताइए कि जो विश्वविद्यालय है, हम एक छोटा सा कोई एक विश्वविद्यालय ले लें उदाहरण के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए नहीं, हम कुमाऊं विश्वविद्यालय को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय जब उनके यहाँ स्टूडेंट आते हैं, उनकी कोई काउंसलिंग नहीं करता है, चाहे वो रिसर्च में आ रहे हैं, चाहे ये पीजी यूजी की ये पीजी के लिए आ रहे हैं या यूजी के लिए आ रहे हैं, कोई काउंसलिंग नहीं है। बिल्कुल धड़ाधड़ एडमिशन करना है, सब्जेक्टों का कोई सामी नहीं है। अगर होता क्या है कि एक मतलब लैंग्वेज का टीचर बनने के लिए, अगर कोई लैंग्वेज का टीचर है तो उसको संस्कृत में, हिंदी का टीचर अगर बनना है तो इंटरमीडिएट में संस्कृत चाहिए। मतलब आपका कहना है करियर को लेकर काउंसलिंग की बिल्कुल जरूरत है। कैरियर काउंसलिंग के पार्ट पे बिल्कुल जीरो है, कोई उसमें होमवर्क नहीं है, कोई काम ही नहीं है। मतलब उनको काम करने का ये तरीका ही नहीं सिखाया गया है। उनके जो चार्टर हैं विश्वविद्यालय के, उसमें ये कहीं नहीं दिखाया गया है। अगर हम इलेक्शन के तौर पर अगर इसको देखें, देखिए अगर कम अगर वोटिंग होती है, प्रशासन तो कर रहा है, प्रशासन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक कूटनीति शास्त्र के विख्यात व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, हमारे उत्तराखंड के ही हैं इत्तेफाक से, जेएनयू में रहे हैं। उनसे एक बार मैंने पूछा कि मतलब आईएएस का इतना, आईएएस मतलब क्या होता है आईएएस? उन्होंने कहा बेटा आईएएस जिस पेड़ में बैठता है वो पेड़ सूख जाता है। तो अब आप ये लगाए कि जो मतलब हमारा इलेक्शन की गैदरिंग की स्थिति है, वो सारी नेतृत्व कौन कर रहा है? एक आईएएस कर रहा है, टॉप लेवल पर भी, बॉटम लेवल पर भी। यहाँ डीएम बॉटम लेवल पर है और टॉप लेवल पर जो है जो चुनाव चीफ सेक्रेटरी या चुनाव कमिश्नर जो हैं वो सब लीड कर रहे हैं। और एक आईएएस की अवधारणा ये है। तो उनका जो चुनाव प्रचार मतलब जो उनका लोगों को मोटिवेट करने का तरीका है, वो तरीका ये है। वो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा, ये तो मतलब जब वोट हो जाएगा तब पता चलेगा। होना क्या चाहिए था, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो आपका सवाल है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, विश्वविद्यालयों का रोल क्या होना चाहिए था? उनका रोल इसमें आना चाहिए था इलेक्शन को लेके, क्योंकि भविष्य उन पर निर्भर है, वही भविष्य तैयार कर रहे हैं और वहीं ज़्यादा वोटर है, वही एक निर्णायक है, उसी में ताकत है। लेकिन जो यूथ वोटर है वो तो जो है इस परिप्रेक्ष्य में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में जो है, हालांकि मैं देख रहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एजुकेशन जो सिस्टम है, अभी जो नई नीति बनी है उसमें उन्होंने आंशिक संशोधन की बात कही है। और जो है उत्तराखंड में भी जो है किस तरीके के संशोधन की जो है ज़रूरत होगी, या फिर जो यूथ है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जब यूथ वोट डालने जाएगा, क्या वो इस पर ध्यान रखेगा, या उसका जो माइंडसेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए यही भारत जो का, समीकरणों की बात हम लोग कर रहे हैं, यही भारत का, या ये क्या जो है यूथ जो है वोटिंग को लेकर या फिर किसी भी मैंडेट को प्रभावित कर सकता है? क्या जो है वो परेशान कर सकता है बीजेपी को या कांग्रेस को? बिल्कुल परेशान कर सकता है। आप देखिए कि उधम सिंह नगर को लीजिए, 60,000 के आसपास वोटर है, यूथ वोटर है। मतलब सब जगह कर सकता है, अगर मतलब टोटलिटी में देखें तो करीब करीब 30% है। लेकिन यह है कि आपने मतलब भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, वह उत्तराखंड का ज़्यादा दुर्भाग्य है, क्योंकि जहाँ लिटरेस जो साक्षरता दर है, वो साक्षरता दर जहाँ कम होगी या जो जहाँ ज़्यादा स्थिति खराब है, गड़बड़ है, समथिंग मतलब साक्षर होना भी ये मानक नहीं है, जहाँ मतलब ग्रेजुएट कम लोग हैं, ग्रेजुएशन की स्थिति कम है, उन जगहों पर ज़्यादा मतलब दिक्कत है कि आप उसको तैयार कर ही नहीं रहे हो कि आपको वोट किसको देना चाहिए। न पिता कर रहा है, न माता कर रही है, न स्कूल का अध्यापक कर रहा है, तो अपनी दिशाहीन वोटिंग की स्थिति में है। अगर ऐसी दिशाहीन वोटिंग करेगा तो कहाँ वोट जाएगा? तो, सर ये बताइए कि जो समीकरण है वो किस तरीके से जो है प्रभावित कर सकते हैं यूथ? देखिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अब जो वर्ग है वोट देने वाला, अलग यूथ हो गया और किसान हो गए, तो किस वर्ग की बार्गेनिंग पावर क्या है? वैसे आपने यूथ में भी, अब हम अगर स्कॉलर्स की बात करें, रिसर्च स्कॉलर की, तो ये बड़ा छोटा वर्ग है, इसकी बार्गेनिंग पावर डेमोक्रेसी में लगभग निल है, लगभग। यूजी की ज्यादा होगी, जो यूजी हाँ, कर वही मैं कहना चाहता हूँ। तो वो जो एक खास यूजी की उम्र का तबके का जो स्टूडेंट होगा वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है। तो जहाँ पर संख्या का जोर है, तो वहाँ पर यूथ में जिस सेक्शन में, जिस वर्ग में यूथ का संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब लेकिन वही, अब से ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, ग्रुप सी का अगर पेपर लीक होता है तो एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ उसको उस एग्ज़ाम को देता है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो यूथ जाग गया और उसने उसकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने अगर काम किया वोट देने के दौरान, तो कुछ भी पलट सकते हैं। तो बहुत इसमें और ऐड करूं मैं, जी। आप देखिए कि जो छात्र संगठन है, अनुसूया है, एबीवीपी है, 2 छात्र संगठन आपके यहाँ प्रभावी हैं जो डिग्री कॉलेजों में है, और कई मतलब इंस्टीट्यूशनों में नहीं है, जहाँ आईटीज हैं वहाँ नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं है, ये केवल इन्हीं में है जो आपके एक फ्लैट एजुकेशन कर रहे हैं।
उस हाँ, फ्लैट, UG कर हाँ रहे हैं, मतलब graduation कर रहे हाँ हैं, यस, simple फ्लैट graduation। फ्लैट मतलब मेरा एक शब्द में इसमें कह सकता हूँ कि जो फ्लैट एजुकेशन है उसी में है। तो भाई देखिए कि लेकिन उस पर कितने लोगों का जुड़ाव है, और वो जो लोग हैं वो क्या वास्तव में छात्र राजनीति के लिए ही काम कर रहे हैं या उनके और कहीं हित साधे जा रहे हैं। सर मैंने जो है अब तक के जो योगेश जी ने बता रहे थे कि जो इम्पैक्ट डालने वाली समीकरणों की बात की, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में तो जो है बहुत ज़्यादा यूथ इम्पैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो गौण हो चुके हैं। पार्लियामेंट में जो हमारे मिनिस्टर हैं अजय भट्ट जी, वो जो है अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस में जो है प्रकाश जोशी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो है यूथ के मुद्दे जो है पीछे चले गए हैं। टिहरी में ज़रूर मुझे समझ आ रहा है कि यूथ का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, क्योंकि बॉबी पवार जो है उस केंद्र बिंदु पर आए हैं, वो यूथ की बात ही कह रहे हैं, वो और कोई बात को लेकर उनका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। उनकी आप जब स्पीच सुनेंगे, मैंने उनकी लगभग 1 दर्जन के आसपास मैंने उनकी स्पीच सुनी, तो उनका कोई मुद्दा मुस्लिमों को लेकर उस तरीके की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा रोजगार, उन्होंने कहा पलायन, उन्होंने कहा जल जंगल जमीन। तो मैं योगेश से चाहूंगा कि वो टिप्पणी करे इसके ऊपर कि जो हमारा वोटर है वो जो है और कंक्लूजन की ओर भी हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि यूथ वोटर जो है जब वो इस चीज़ को देखेगा तो वो समझ पाएगा कि उनके मुद्दे कहाँ हैं। क्या नैनीताल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई उनका यूथ का मुद्दा किसी ने उठाया, या फिर पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी यूथ का मुद्दा कोई उठाया, या हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाया, या फिर केवल टिहरी ही ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर केवल यूथ की बात हो रही है? होनी तो पौड़ी में भी चाहिए। क्या नहीं, देखिए यूथ की बात जहाँ तक है कि बॉबी पवार ने एक सिनेरियो फिट कर दिया पूरे उत्तराखंड में, एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है और उसके जरिए पूरे उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं उनको जोड़ने का आह्वान किया है। कुमाऊं से भी बहुत सारे लोग जुड़े। जब पेपर लीक घोटाला हुआ था उस समय कई लोग कुमाऊं से भी गए थे, तो उस समय से एक सिनेरियो चला आया कि कुमाऊं के भी जितने बच्चे हैं जो राजनीतिक रूप से जो आंदोलनों में सक्रिय रहे, तो उन लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। और अभी मैंने देखा कि कुमाऊं से भी कई लोग गढ़वाल की ओर गए हैं, जो बॉबी पवार के समर्थन में वहां पर यूथ है। अधिकतर यूथ कुमाऊं से वहां पर गया है बॉबी पवार को समर्थन देने। तो मतलब जो है राजनेताओं को हम सावधान कर देना चाहते हैं कि यूथ बहुत प्रभाव डालने वाला है। पाठक जी से मैं एक लास्ट कमेंट हम लोग लेंगे और इसको हम कंक्लूड करेंगे फिर कि जो यूथ है कितना प्रभाव जो है आप कुछ और कहना चाहते थे, थोड़ा आप एक्सप्रेस बिल्कुल है, देखिए कि यूथ जो है पूरा प्रभावित करेगा, वो प्रभावित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर तो कर ही रहा है। अगर जो गुस्सा है उसके अंदर, जो अभी शुभांकर बता रहे थे, अगर जो घोटाले हुए हैं, रोजगार तमाम पेपर लीक के जो मामले हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति आई है, प्लाइन का जो स्थिति आई है, सारे लोग जेल में चले गए सर, इतने सारे लोग जेल में चले गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी आपसे छीना गया था। अगर ये गुस्सा अगर उस दिन तक रहा तब तो बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। गुस्से से सावधान हो जाए, तो गुस्से से इनको तो सावधान होना ही चाहिए, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं। और इनको ये भी मतलब भगवान ने मतलब ये सदमत आनी चाहिए, इनको ये अकल आनी चाहिए कि यूथ के इशू पे बोले। अगर यूथ के इशू पर अगर यहाँ नहीं बोलेंगे, जब जीत के जाएंगे तो पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे? बोलना तो अभी है, ये बोलने का अवसर है। एक यूथ के तौर पे मुझे बड़ी निराशा है कि यहाँ का कोई भी लोकल मुद्दा जो है कभी भी हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ संसद में उठाता ही नहीं है। मेरी सबसे है, ये कांग्रेस भाजपा सबसे है, एक यूथ के तौर पे मेरी ये जो अपील है कि कोई मुद्दा होता, आप देखिए कहाँ संसद में उठ रहा है। तो ये बड़ा थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो बिल्कुल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। और तमाम मुद्दे भी हैं, और ये जो समीकरण थे, हमने आपको 500 सीटों के जो समीकरण थे, हमारे सीनियर जितने भी थे सब आपको समझाया, आपको बताया। और आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, आपके वहाँ क्या माहौल चल रहा है, आप कमेंट्स कर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। यूथ को लेकर आप लोगों की भी कोई बात है, अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर सवाल भी पूछ सकते हैं और नेताओं को जवाब भी दे सकते हैं कि उनके जो है यूथ के मुद्दे अगर कहीं नहीं, अगर आप अल्मोड़ा से हैं, अगर आप टिहरी से हैं, या फिर पौड़ी से हैं, या फिर आप हरिद्वार से हैं, कि आपका मुद्दा यूथ का क्या है, वो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, जिसके ज़रिए हम आपकी बात को पहुँचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने हम लोग इतना समय दिया।